नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन ही कर सकता है भारत का तेज समावेशी और टिकाऊ विकास, मोदी सरकार की बस की बात नहीं। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केरल में हम 20 के 20 सीटें जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव कहीं से लड़ूं, करूंगा देश के हित में काम, बाहरी कहे जाने पर कन्हैया कुमार का जवाब, मनोज तिवारी को घेरते हुए उन पर कस डाला तंज। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी नए पुतिन बन रहे हैं, केवल दूसरों की आलोचना करना जानते हैं, ये नहीं बताया कि 10 सालों में आखिर क्या किया आम जनता के लिए। और शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुतिन बनने की कोशिश ना करे, देश की जनता आपकी बार एकजुट है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी सीसीटीवी से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की निगरानी, सीएम रोज लगा रहे हैं तिहाड़ जेल में झाड़ू, आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार जो है अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और यहां पर मोदी जी जो है पल पल की खबर अरविंद केजरीवाल की ले रहे हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन ही कर सकता है भारत का तेज समावेशी और टिकाऊ विकास। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आर्थिक यहां पर विषय को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत का तेज समावेशी और टिकाऊ विकास अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ इंडिया गठबंधन सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्ति और संसाधन एक या दो कंपनियों के हाथों बेच दी गए हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री आपको यह सब कभी नहीं बताएंगे कि 2012 से 2021 तक देश में बनी संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास चला गया है। उन्होंने दावा किया कि देश में कुल माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का लगभग 64% वो निम्न मध्यम वर्गों और मध्यम वर्गों से आता है। रमेश ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्ति और संसाधन या दो कंपनियों के हाथों बेच दिए गए। अर्थशास्त्री ने बताया कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार के कारण महंगाई बढ़ी है। उनके मुताबिक आज 21 अरबपतियों के पास कुल मिलाकर 70 करोड़ भारतीयों से अधिक की संपत्ति है। तो दोस्तों, यहां पर बुरी तरीके से घेर लिया है कांग्रेस ने और साफ साफ कह दिया है कि भारत देश का हिस्सा और जो भारत देश का जो यहां पर जनता का जो कंपनी था, जितनी भी संसाधन थी, संपत्ति थी, उन सबको दो कंपनियों के हाथों बेच रही है मोदी सरकार। और आखिरकार इसका खुलासा क्यों नहीं करती मोदी सरकार और आखिर ऐसा कर क्यों रही है। और दोस्तों, यहां पर जयराम रमेश ने साफ साफ बोल दिया है कि कांग्रेस का बड़ा दावा कर दिया यहां पर कि इंडिया गठबंधन ही कर सकता है भारत का तेज विकास, समावेशी विकास और टिकाऊ विकास। जी हां दोस्तों, और यहां पर साफ साफ जयराम रमेश ने बोला है कि मोदी जी जो है वो अंधकार में भारत देश का भविष्य जो है वो डाल रहे हैं और सारी सरकारी संपत्ति और संसाधन को पूंजीपति हाथों में बेच रहे हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में हम 20 के 20 सीटें जीतेंगे, सचिन पायलट ने यहां पे कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर सचिन पायलट ने जो है भाजपा की नींद उड़ा दी है और केरल की सभी 20 संसदीय सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है और दक्षिणी राज्य में वायनाड सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी लड़ाई की उम्मीद है, जहां पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा से है। जबकि केरल में बारी बारी से कांग्रेस और वाम दलों का शासन रहा है और सबसे पुरानी पार्टी ने पिछले आम चुनाव में राज्य की 20 में से 15 सीटें जीती थी। अब इस बार कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केरल की सभी 20 सीटें जीतने का यहां पर दावा कर दिया है। तो दोस्तों, यहां पर केरल में होने जा रहा है बड़ा खेल और यहां पर केरल में दूसरे चरण का चुनाव यानी कि 26 अप्रैल को होने जा रहा है और यहां पर सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि केरल के 20 में से 20 सीटें जो हैं वो अब की बार इंडिया गठबंधन यह कहे कि कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और यहां पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। केरल में होने वाले चुनाव को लेकर के सचिन पायलट काफी अस्वस्थ है। केरल में होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सचिन पायलट एएनआई से कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव
जवाब नए बदलाव के लिए है और यूडीएफ ने बुजुर्गों, किसानों और युवाओं और महिलाओं के लिए काम करने का वादा किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया है। 10 साल में भाजपा ने मध्य वर्ग और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप भाजपा नेता की भाषा देख सकते हैं कि वह किस तरह का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा वायनाड के मुद्दे पर उठते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इस बार भी लोग राहुल गांधी को वोट देंगे और केरल में कांग्रेस को 20 सीटें जिताएंगे। तो दोस्तों, यहां पर सचिन पायलट ने बड़ा दावा कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि 20 की 20 लोकसभा सीटें जो है केरल की, वो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आखिर भाजपा कितना भी दम लगा ले, केरल की जनता को पता है किसको जिताना है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। चुनाव कहीं से भी लड़ूं, करूंगा काम जनता के लिए, बाहरी कहे जाने पर कन्हैया कुमार का जवाब। मनोज तिवारी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार ने पूरे दमखम से कैंपेन में जुट गए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ पार्टी नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इस विरोध पर उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जिसको टिकट मिला वह उम्मीदवार होता है, मुझे किसी की नाराजगी की जानकारी यहां पर नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने खुद को बाहरी कहे जाने पर कहा कि बिहारियों को तो वैसे अपने ही देश में बाहरी सुनने की आदत है, बिहार की राजनीति करेंगे या दिल्ली की राजनीति। इस सवाल पर जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि तय है कि देश की राजनीति करूंगा। जी हां दोस्तों, यहां पर कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को खेलते हुए, यहां पर घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि यहां पर मैं देश की राजनीति करने आया हूं, ना कि राज्यों की राजनीति करने आया हूं। कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के हमले पर अपने जवाब में कहा कि साल 2009 में जब मनोज तिवारी गोरखपुर से दूसरी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, तब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहा करता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि पता नहीं असली है या नकली, लेकिन मनोज तिवारी का हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हेयर स्टाइल पे तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि आखिरकार आप भी तो बाहर से आए हो, तो जब आप बाहर से आकर के दिल्ली में सांसद बन सकते हो, तो एक बिहार का बच्चा यहां पर कन्हैया कुमार जो है, जो देश की बात करता है, वो आखिर चुनाव यहां पर क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि पढ़ाई भी उन्होंने जेएनयू से की है, यहां पर यूपीएससी की तैयारी उन्होंने दिल्ली से की है, तो आखिरकार वो दिल्ली में चुनाव लड़ क्यों नहीं सकते? उन्होंने कहा कि यमुना पार्क में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि लोग खुद सोचेंगे कि अगर गलती की है तो यहां पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सवाल है कि अमित शाह अपना काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के झूठ का जवाब नहीं दूंगा, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर रोजगार का मुद्दा कन्हैया कुमार ने उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि यहां पे मैं रोजगार देने की बात करूंगा, ना कि भाजपा की तरह यहां पर गलतफहमी फैलाऊंगा। दोस्तों, आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है मोदी ना पुतिन बन रहे हैं, केवल दूसरे की आलोचना करते हैं, यह नहीं बताया कि 10 सालों में आखिर क्या किया। जी हां दोस्तों, शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर साथ दिया है निशाना। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है और उनका कहना है कि ये जो है यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद तीखा तंज कसा है। यहां पर एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि उन्हें डर है कि भारत में एक नया पुतिन बन रहा है। इसके साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश भर में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति यहां पर पुतिन की कॉपी कर रहे हैं। समाचार वेबसाइट यहां पर इंडिया टुडे के अनुसार शरद पवार ने दावा किया कि मोदी पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने नया भारत बनाने के लिए काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी केवल दूसरों की आलोचना करते हैं और इस बारे में नहीं बोलते कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लोगों के कल्याणों के लिए आखिर क्या काम किया है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, यह बताने की बजाय मोदी केवल दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। हमें डर है कि भारत में एक नया पुतिन बन रहा है। पवार ने अमरावती में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर सवाल नहीं
उठाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर शरद पवार ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया कि आखिरकार नया पुतिन बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने क्या काम किया है ये आखिरकार वो गिनवाते क्यों नहीं, जनता के बीच आते क्यों नहीं, जनता के सवालों का जवाब आखिरकार मोदी देते क्यों नहीं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी जो है वो नया पुतिन बन जाएंगे और इस देश में जो है वो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। तो दोस्तों अब की बार लोकसभा चुनाव देश को और संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी सीसीटीवी से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की निगरानी, सीएम रोज लगा रहे हैं तिहाड़ में झाड़ू। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अटैक करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे सीसीटीवी से अरविंद केजरीवाल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी का ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ है। संजय ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज तिहाड़ जेल में झाड़ू लगा रहे हैं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आज मैं सच बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर सब हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन गया है। आपको याद होगा कि हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाया करता था और आज वही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कंपेयर हिटलर से कर दिया है संजय सिंह ने। और संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल पर पीएमओ और एलजी ऑफिस 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लीक मांग कर रख देखते हैं कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आखिर इतनी निगरानी क्यों, क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को दावा मिला है कि नहीं, खाना मिला है कि नहीं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक क्यों चाहिए, आप यहाँ देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बीमार हुए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या नहीं, उनको देखना चाहते हैं कि वह कितना टूटे, कितना मनोबल टूटा। एलजी भी इसी काम में लगा हुआ है और एलजी दिल्ली का काम छोड़ करके देखने में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितना यहाँ पर प्रताड़ना दी जा रही है, वह भी अपने ध्यान इसी में लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संजय सिंह ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया और साफ साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में लगाना पड़ रहा है झाड़ू। और आखिरकार ऐसा क्या है जो मोदी को जो है सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज हर पल की चाहिए अरविंद केजरीवाल की। आखिरकार मोदी सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल से इतना डरती क्यों है और आखिरकार अरविंद केजरीवाल का भाजपा के अंदर इतना खौफ क्यों है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सबकी है देश में, राहुल की नहीं है, क्या दिक्कत अब है? एक बात बताइए, इन भाई साहब को भी अभी सुनने में आया कि पप्पू बताया, हाँ, गोरा सा छोड़ा होता था हमारे घर में, हाँ, उसका नाम रख देते थे काले। हाँ, हाँ? तो जानते वो तो प्यार से नाम रखते थे काले। हाँ, और ये लोग को पता ही नहीं है हाँ, पप्पू उसका प्यार से नाम रखे हैं, हाँ, उसे पता ही नहीं इनको पप्पू नाम प्यार से रखा गया है, इसे पता नहीं। ये पीछे में जाओ, गोरा लड़का को काले कह देता था, काने कह देता था। भगवा गमछा लिए थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए थोड़ा सा, मैं आ रहा हूँ, आगे आगे जी, उस पर रहेंगे आप लोग नहीं आ पाएगा। आप भगवा गमछा में सीधा सवाल है भाई, भगवा की बयार है, कह रहे कि आएगा तो मोदी ही, उसके बाद गाय वाला चाय वाला सब चलेगा, कह रहे राहुल नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, ये भगवा बहुत चीज सिखाया है। हाँ, ये भगवा का चीज समझ के अगर समझेगा अगर भारत के नागरिक ना, तिरंगा में भी भगवा लगा हुआ है। ये केसरी रंग है, केसरी रंग। भगवा नहीं कहा जाता, इसको केसरी रंग कहा जाता है। इसका सम्मान राहुल गांधी करते हैं? करते हैं। अब बताइए, इसका सम्मान तो राहुल गांधी करते हैं, क्या दिक्कत है? आपको मानिए सनातनी है भैया, इसकी दादी है इलाहाबाद में, इस समय वो प्रयागराज है। उनकी दादी ने साधु संतों पे यही साधु संत यही बयान किया तो वहाँ पर गोलियां चलवाई थी, 5000 से ज्यादा सैनिक मरे थे। जब दादी सम्मान नहीं कर पा रही तो पोता कहाँ से सम्मान करेगा? राम मंदिर का ताला खुलवाया क्यों नहीं? आप लोग मानते हैं कि वो भी सनातन का सम्मान करो? ताला खुलवाया तो राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? बोलिए, तो ताला नहीं मानते आप लोग सनातनी? बिल्कुल नहीं मानते उनको। राहुल गांधी बिल्कुल सनातनी नहीं है। कांग्रेस को सनातनी मानते हैं कि नहीं? कांग्रेस को नहीं मानते, बिल्कुल कांग्रेस को यहाँ सनातनी ही नहीं माना जाता। एक बात बताइए, इन लोगों की सोच ही गलत है, क्या हम बता सकते हैं? पीछे इतिहास ही नहीं पढ़े हैं। आप भी सुनिए, पीछे का इतिहास, पहले इतिहास ही नहीं पढ़े। दादा हमारा ठीक है सनातनी का, नाना मेरा सनातनी, तो पोता भी तो हो। एक सेकंड, अब इसका उसके बाद अगर इनकी सोच
अभी राहुल गांधी को ये लोग मुसलमान बना देंगे। बना रहे तो हमारी बात नहीं। अभी हम बता रहे हैं सन्नी देओल को हिंदू हिंदू करते हो, और जब वही पर शादी किया, दूसरी शादी किया तो इस्लाम कबूल किया था, उसको हिंदू क्यों कहते हो? एक ही शादी किया सन्नी देओल ने। पहली बात, एक सेकंड आप देखिए, दादी जो है, दादी हिंदू, दादा पारसी। आप बताओ राजीव गांधी कौन से उससे हैं, और फिर उसके बाद मम्मी इटली से, और ये बताएं कौन से जात के हैं। तो ये आप क्यों नहीं भगाए? आप क्यों गोद दिए? आप गोद में क्यों बैठाए? मैं अभी जब सन्नी देओल का बोला था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। धर्मेंद्र की बात थी, धर्मेंद्र की बात थी, मैंने बोलने में मिस्टेक हो गया था। धर्मेंद्र की बात थी जो इस्लाम कबूल करके मैरिज किया, ठीक है। और आप धर्मेंद्र ने किया, वही बात बता रहा हूँ, वही तो। अच्छा देखिए, सीधा सवाल है, बीजेपी कहती है घर वापसी, कहती है कि जो तमाम देश के मुसलमान हैं उनका डीएनए चेक कराए तो हिंदू निकलेंगे। तो जब राहुल गांधी अगर घर वापसी कर ले तो आप लोग क्यों नहीं हिंदू मानते हैं? नहीं तो घर वापसी कर ले, लेकिन सनातनी का जो उनकी दादी थी वो भारत माता की जय बड़ा फक्र और प्राउड से करती थी। अब इनको क्या तकलीफ है? ये भी जनेऊ पहनते कोर्ट के ऊपर, क्या चाहिए? ये राजनीतिक हिंदू हैं। जब राजनीतिक पंडित हैं, जब चुनाव का टाइम आता है, कौन सा ब्राह्मण होगा जो उसको चिकन मटन बनाने के लिए सावन में बंदा नहीं मिला, खुद बना रहा है और बहन जी को लाके खिला रहा है? कौन होगा भाई? हमारे सावन में तो नहीं हाथ लगाते। आप बताओ, हिंदू लगाता है क्या? क्यों नहीं हिंदू मानते? जनेऊ के ऊपर भाई पहले, कोर्ट के ऊपर जनेऊ, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा उनका हिंदुओं के लिए कि हम हिंदू है। कहाँ हिंदू बन के घूम रहे हो? उनको घर वापसी हुई तो घर में रहे ना अपना। कुछ क्यों है सोचते हुए प्रधानमंत्री बनने लायक? उनके अंदर कुछ तो होना चाहिए। क्वालिटी नहीं दिखती आपको राहुल गांधी के अंदर? प्रधानमंत्री क्वालिटी बिल्कुल जीरो है उनके अंदर। क्यों लगता है कि भाई वो बिल्कुल लायक नहीं? उनके परिवार में बहुत प्रधानमंत्री देखा उन्होंने, वो जानते हैं देश कैसे चलता है। बिल्कुल, उनके परिवार में जरूर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन पाए। राहुल के अंदर वो चीजें नहीं है, बिल्कुल मोदी के अंदर है। बिल्कुल, मोदी के अंदर देखिए ना आप, मोदी का डंका देखिए, पूरे विदेशों में हर जगह डंका बज रहा है। कैसे डंका बज रहा है पता है? क्यों नहीं, आप जाइए विदेशों में जाइए। आप इंडिया की बात करें, विदेश कहाँ, पैसा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इंडिया में आप डिजिटल हो गया मीडिया, यूट्यूब पे और उसके क्या नाम है, गूगल पे दुनिया देख रहे हैं लोग बैठे बैठे बिना जाए। क्या बज रहा है? थोड़ा जो दर्शक को बताइए, क्या डंका बज रहा है? आप बताइए क्या नहीं बज रहा है? ये इन्होंने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा पाए ये लोग। भगत सिंह गुरु और भी 2-3 लोग थे, ये 8 बंदों को ले आया कतर से फांसी रुकवा के। इतना बड़ा डंका है। तेल जो है रसिया से जब खरीदा था, यूरोप ने मना कर दिया था, उनको ट्रेस आउट करके नंबर 1 तेल बेच दिया। आप बताओ ना, और कौन सा नंबर 1 तेल पे बात करें? देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस समय बैरल का रेट सस्ता है, फिर भी तेल आपका महंगा चल रहा है। क्या कंट्रोल किया? आप फंस गए, आप ही फंस गए। अब ये बताइए कि मनमोहन सिंह के टाइम में बैरल जो था कम था, तो उन्होंने 36 रुपए से 72 रुपए लीटर कर दिया तेल। मतलब 100% से भी ऊपर बढ़ा दिया। अभी 72 से 96 रुपए है, तो कौन सा ज्यादा हो गया 10 साल में? 1 मिनट, बार बार भाई कांग्रेस के मुद्दे पर लाएंगे घेर करके, आप लोग तैयार रहिए। पेट्रोल बढ़ेगा तो कहेंगे कांग्रेस ही भी बढ़ाए। आप लोग कांग्रेस को झेलने के तैयार हैं? मैं एक बात बताऊं, विपक्ष को क्यों लाए थे? जब हमने 14 में सरकार को, कांग्रेस को गिराए और मोदी जी को लाए, ठीक है, कि बीजेपी को अब चांस देते हैं, इनसे बहुत हमने देख लिया, ठीक है। मेरी बात तो सुनो यार, देखो, हमने जिस सिस्टम से काम देख रहे थे, विकास देखे, हमने बहुत विकास देखे उनका, ऐसी बात नहीं है, मगर जिस हिसाब से हमें चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। हमने सबसे पहली बात आया था अन्ना हजारी, उस टाइम पे वो लोग बिल पाल के लिए लाया था, बिल लाया था। उसके बाद सारे मिल गए थे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। महंगाई का मार, इस बार मोदी सरकार अगर एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार का आवाज आया था, महंगाई बहुत मार डाला, ठीक है। आज उन्हीं का मंत्री सिलेंडर लेके बैठी थी, आज वो सिलेंडर चुप गोंगी हो रखी है, मुंह में बोली नहीं है। सारे बात सुनते चाहिए आप। उसके बाद हमने चेंज किया था, लोग बिल पालाएगा कि उसमें क्या होगा, जनता के हित में सारा जितने भी कनेक्शन होता है, जो भी होता है, सब चीज जनता को मालूम पड़ेगा। आपको 10 साल में वो क्यों नहीं बिल का आप लाया भाई? क्यों नहीं लाए? सवाल है देखिए, सिलेंडर को लेकर के आप सुनिए, जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती है। महंगाई डायन खाया जाए किसके टाइम में आया था? 2-3 गाने धड़ा आए थे बैक टू बैक, वो किसके टाइम में आया था? यानी त्रस्त हो गए थे लोग, बिल्कुल ही। यानी मौजूदा दौर में महंगाई की डायन डार्लिंग हो चुकी है। जी,
आपको बता दूं ये जो बातें करते हैं बिल्कुल निंदनीय अभी डायन है कि नहीं महंगाई, ये बताइए। क्या चीज महंगाई देखो टाइम के हिसाब से रहेगी डायन है कि डार्लिंग है, ये बताइए। ये बता दूं महंगाई आज भी है और कल भी रहेगी और 50 साल बाद भी रहेगी। महंगाई की डायन कभी खत्म ही नहीं होगी। डार्लिंग कब बनेगी महंगाई? मैं बताऊं, डार्लिंग इनसे कभी बनेंगे भी नहीं। और आज इलेक्शन खत्म होने दीजिए, अगर 30% महंगाई और बढ़ जाए, ये बड़ी बात है। 2 रुपए आपने पेट्रोल पे कम किया, ये कार्रवाई चुनाव आज बढ़ाएंगे। चुनाव का ये मुद्दा नहीं है कि हम पेट्रोल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, चुनाव में तक ये मुद्दा 2 दिन पहले कम क्यों किया? वो देखो इनकी मानसिकता, इनका नेरेटिव 2 रुपए कम किया कह रहा चुनाव प्रचार में, बाइक में लोग तेल भरवाएंगे इसलिए मोदी ने कम कर दिया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मतलब यही चुनाव से 2 दिन पहले कम करना आप लॉलीपॉप भाई साहब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं किस पे विरोध करना है, किस पे नहीं। क्या डिसाइड करा? आप मानते हैं लॉलीपॉप है? अगर 10 रुपए कर देता ना भयंकर बात वही हो रही होती। देखो मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सस्ता कर दिया पेट्रोल। लॉलीपॉप इनकी सोच देखिए, अगर वो 10 रुपए कम हो जाता, आज अगर 2 रुपए कम हुआ है, मेरी बात सुनिए, तो दूसरे विपक्ष को फायदा नहीं होता क्या? दूसरे विपक्ष को भी तो कार्यकर्ता दौड़ता, वही 10 रुपए कम में। ये गलत बात है। सवाल है सर, 2 रुपए कम हुआ पेट्रोल डीजल चुनाव से ठीक 2 दिन पहले। भाई साहब चुनाव के पेट्रोल जो होता है वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता किसी पार्टी को रूलिंग पार्टी में लाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं सरकार को बनाने के लिए। बहुत सारे मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि अगर रूलिंग पार्टी अगर कोई भी गवर्नमेंट के अंदर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे कोई भी दुनिया की पार्टी है, अगर उसके राज के अंदर जनता कोई दुखी है तो उस रूलिंग पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये खड़े होके कहे कि जो हमारी वजह से दुखी है हम उनका दुख दूर करेंगे, हम उनकी परेशानी को दूर करेंगे। यानी चुनाव से पहले 2 रुपए कम करके दुख दर्द कम करेंगे। सिर्फ आप फिर पेट्रोल पे आ गए। चुनाव से पहले 2 रुपए कम क्यों? मैं तो कह रहा हूँ पूछ रहा कि चुनाव से पहले क्यों? चुनाव से पहले बहुत सारी ये जो पार्टियां होती हैं इस तरह के काम करती रहती हैं। हम मेन उस तरीके की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो रूलिंग पार्टी खड़े होकर ये क्यों नहीं कहती कि हमारी वजह से अगर कोई परेशान है तो उसका हम चाहते हैं कि मोदी जी कहे कि हमारी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। तो मोदी जी